वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी टॉपिक हैं वेव ऑप्टिक्स के, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ये अब तक के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें टॉप 10 में ये एक्सपेरिमेंट आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए सेटअप कुछ इस तरह से है कि ये कोई स्क्रीन है, ऑब्स्टेकल है, इसमें दो ओपनिंग कर दी गई है, दो स्लिट्स हैं, S1 S2, और इस साइड एक लाइट का सोर्स रखा गया है। उसमें से लाइट वेव्स की फॉर्म में सभी डायरेक्शंस में जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे सब तरफ स्फेरिकली, यानी कि लाइट फैल रही है और वेव्स की फॉर्म में फैल रही है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यदि वो वेव की फॉर्म में फैल रही है तो वो कुछ इस तरह से फैलेगी। आप जानते हैं कि वेव का एक वेव में एक पॉइंट होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ, वो आपको क्लियर होगा। क्रस्ट को डार्क लाइन से शो किया गया है, डार्क आर्क से शो किया गया है, और ट्रफ को डॉटेड से इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब यही लाइट स्लिट 1 में से आगे बढ़ेगी और स्लिट 2 में से इस तरफ बढ़ेगी। एक काम करते हैं, प्लीज कीप क्वाइट। एक सेकंड। तो लाइट इधर बढ़ रही है S1 में से S2 में से। अब चूंकि लाइट वेव्स की फॉर्म में बढ़ रही है तो उसमें क्रस्ट हैं, ट्रफ्स हैं, तो इधर जो लाइट आ रही है S1 में से उन वेव्स में भी क्रस्ट हैं और ट्रफ्स हैं, तो हमने क्रस्ट को दिखा दिया अलग कलर से और ट्रफ को दिखा दिया अलग कलर से। यहाँ पे मैंने डॉटेड का और डार्क का यूज़ नहीं किया, मैंने कलर ही अलग कर दिया। तो ये जो कलर है ये क्रस्ट को दिखा रहा है, मान लीजिए। तो ये जो दूसरा है, जो पिंक कलर है, ये ट्रफ को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट इससे ये क्रस्ट है, फिर ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह से। इधर S2 में से भी ये क्रस्ट को दिखा रहा है, तो ये ट्रफ को दिखा रहा है, ये क्रस्ट को दिखा रहा है, तो ये ट्रफ को दिखा रहा है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कलर अलग, देखिए अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग कलर होते हैं। जबकि यहाँ पे S1 और S2 में से जो लाइट निकल रही है, क्योंकि उनका बेसिक सोर्स एक ही है, मदर सोर्स एक ही है, तो वेवलेंथ दोनों की सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बन चुके हैं, S1 और S2। अब वेवलेंथ यदि सेम है तो कलर तो अलग नहीं हो सकते, तो यहाँ पे अलग कलर केवल और केवल क्रस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए S1 में से जो लाइट निकल रही है, इसका क्रस्ट इधर है और इसका क्रस्ट इधर है। फिर धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर, या फिर हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर ये जो ट्रफ है ये S2 का है और ये S1 का, और यहाँ पर दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, है ना, और दोनों का ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि सेम कलर है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट, और यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रस्ट, और यहाँ पे ट्रफ। और इन सब पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, सब पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा सेंटर की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। और जहाँ जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ेगा, ट्रफ ट्रफ पे, क्रस्ट क्रस्ट पे, तो वहाँ पे आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ओके, तो ये एक ब्राइट फ्रिंज बनी। अब इधर जाते जाते तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे है तो यहाँ से भी x डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे है ना। तो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो पार्ट डिफरेंस।
और पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है, फेज डिफरेंस भी जब जीरो होता है, तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए ब्राइट स्पॉट है। जैसे जैसे हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, इस वाला डिस्टेंस से छोटा रह जाएगा और छोटा रहते रहते अल्टीमेटली जो डिफरेंस है, पाथ में डिफरेंस है, वो λ/2 पहुंच जाएगा। जैसे वो λ/2 पहुंचेगा पाथ डिफरेंस, तो क्या होगा, तो देखिए इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, और जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जब इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें डार्क स्पॉट। ओके, तो ये अभी मैंने जो बोला पार्ट डिफरेंस, हाँ इसके लिए जो पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। और फिर इस तरह से ये डार्क स्पॉट आएगा। तो ये जो डार्क स्पॉट है यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 100% लाइट है। तो यहाँ पर एक्चुअली इंटेंसिटी, अगर इसके कारण जो लाइट पहुँचती उसके कारण जो इंटेंसिटी आई होती, इसके कारण भी यदि आई होती, तो इन दोनों के कारण, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पे पहुँच रही है, तो एक्चुअली 4I, क्योंकि एम्पलीट्यूड I इज प्रोपोर्शनल टू A², वो सारे कंसेप्ट पार्ट 1 में मैंने समझा रखे। तो यहाँ पे बनेगा डार्क स्पॉट। फिर उसके बाद पाथ डिफरेंस बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली अभी यहाँ पे तो λ/2 था, तो फिर क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा, एक वेव का डिफरेंस आ जाएगा। और अगेन आप देखिए, ये देखिए क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, और ये अल्टीमेटली यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। समझ गए। और नीचे भी ऐसे ही होगा, तो फिर डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, इस तरह से बनेंगे। तो ब्राइट स्पॉट तो बहुत सारे हैं, डार्क स्पॉट भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बीच में इस केस में, क्योंकि ब्राइट स्पॉट है तो क्योंकि सबसे बीच में, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इनको बोलेंगे फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, और ये क्या होगी, सेंट्रल के बाद पहली है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल। दिस फ्रिंज विल बी कॉल्ड फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन सेकंड आफ्टर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देन थर्ड आफ्टर सेंट्रल, एंड सो ऑन। ओके, so CB stands for central bright fringe here, और ये क्रेस्ट के लिए और ये ट्रफ के लिए, ये ऑलरेडी इधर एक्सप्लेन किया जा चुका है। स्लिट 1 स्लिट 2 के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल d, और यहाँ से स्क्रीन तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D से डिनोट किया है। अब ये जो फ्रिंजेस बनेंगी, इधर ये समझाया गया है कि फ्रिंजेस इस तरह से नहीं होगा कि भाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल डार्क है और बिल्कुल मतलब एक जैसी डार्कनेस है, और इसके बाद बिल्कुल लाइन लगा सकते हो आप, और इसके इधर बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज है, ऐसा नहीं है। जो ब्राइटनेस है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल ब्राइटनेस है, तो धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इधर जाते जाते अल्टीमेटली पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और ये डार्क फ्रिंज बनती है। और ऐसे इधर होता है। ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों नहीं होता, और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगी वहाँ पर तो वेव इस तरह से जाएगी। देखिए ये दोनों वेव्स हैं, और दोनों वेव, जो दूसरी वेव भी है वो पहले के बिल्कुल ओवरलैप हो चुकी है, क्योंकि वो ओवरलैप हो चुकी है, तो दो तो दिखाई ही नहीं देंगे ना, कम्प्लीटली ओवरलैप्ड, एक ही दिखाई देगी हम इधर से देखेंगे तो, समझ गए। और एक्चुअली एम्पलीट्यूड डबल हो गया, A+A 2A हो गया, यहाँ पे ये 2A हो गया। ओके, और इंटेंसिटी 4 टाइम्स। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो एक वेव यदि ऐसी थी, हल्का सा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गए हम, ब्राइट स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इधर ये ब्राइट स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर, तो हल्का सा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, उससे क्या होगा, वेव्स थोड़ी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी, तो कुछ इस तरह से ऐसा ही होगा ना। अब थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और ज़्यादा पार्ट डिफरेंस जब क्रिएट होगा, यानी कि और ज़्यादा ऊपर जाने पर, तो क्या होगा, अब आप समझ चुके होंगे। तो थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जब पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा तो क्या होगा,
तो लैम्डा बाई 2, ये क्योंकि ये लैम्डा यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्कुल ये, और ये क्रस्ट और ये ट्रफ एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ओके, इंटेंसिटी विल बी 0। तो इसलिए इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी अल्टीमेटली। आगे की कहानी आप समझ चुके हैं। अब ये जो फ्रिंजेस बनेंगी इनकी कुछ विड्थ भी होगी, विड्थ होगी ना इनकी कुछ, भाई जैसे ये है, जैसे यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज, इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो ये बोला जाएगा कि जो दो लगातार आने वाली डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा ब्राइट फ्रिंज, दैट विल बी विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट, ये लगातार दो डार्क के बीच में। और डार्क फ्रिंज की विड्थ WD से दिखाया हमने, लगातार दो आने वाली ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है। ओके, इधर देखिए, फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस ऑफ, सो फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम स्क्रीन इज D। देखिए ये सब बता चुके हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ओके, द इक्विडिस्टेंट point on the screen from S1 and S2 will be bright, where this at same phase it is called central maxima। okay, पार्ट डिफरेंसेस, हाँ अच्छा ये देखिए पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पार्ट डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1। देखिए किसी भी पॉइंट के लिए, कोई फॉर एनी जनरल पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस H from the central bright fringe, what will be the part difference? So of course part difference will be S2P minus S1P, है ना, यही होगा ना पार्ट डिफरेंस। अब डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा कभी कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि S2P क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में S2P क्या होता है, S2V, यहाँ से ये स्क्वायर यानी कि D, ये D हो गया D स्क्वायर माइनस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, C से ये डिस्टेंस H है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये D है, स्मॉल d, तो यहाँ से यहाँ तक ये D/2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये D है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये D/2, तो H प्लस D/2 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू S2P स्क्वायर। अगर S2P की बात करें तो इसका अंडर रूट, ठीक है, S2P अंडर रूट, बट H2P स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस H2 प्लस D/2 स्क्वायर। Similarly S1P will be D square plus H minus D/2 square. So we can say that S2P is this and S1P is this from Bodhain theorem, okay, by Bodhain theorem, or you call it Pythagoras theorem. Now what is S2P square minus S1P square? So S2P square minus S1P square will be this, okay, so S2P square minus S1P square, you can say A square minus B square, and that is A minus B into A plus B। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा वो रिजल्ट होगा 2HD। देखिए ये इधर तो ये है, सो दिस इज इक्वल टू, ये सब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 2HD। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम को बनाने में ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना, बट एक्चुअल में ये जो S2P और S1P लगभग D के ही इक्वल होता है, क्योंकि ये मीटर्स में होता है डिस्टेंस, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, और ये मिलीमीटर्स में होता है, ये मिलीमीटर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि S2P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू D। ओके, और अगर ऐसा है तो S2P और S1P दोनों ही अगर D है तो ये भी लगभग D है, ये भी लगभग D है, तो ये 2D हो गया, कैपिटल D। सो ये 2D इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, HD डिवाइडेड बाय कैपिटल D क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ओके, सो D इज मच ग्रेटर देन D and S2P is almost equal to S1P is almost equal to D, therefore this equation can be written as 2HD,
और H2P minus S1P is this, so HD by D. Okay, now condition for a bright point or bright fringe. आप जानते हैं पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, अप टू n लैम्डा, जो भी चाहिए. फॉर पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस 0 अगर 0 है तो वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी. पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल बनेगी. ये फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल, सेकंड आफ्टर सेंट्रल, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. तो ये जो एक्चुअली फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल, सेकंड आफ्टर सेंट्रल, थर्ड आफ्टर सेंट्रल, ये एक्चुअली n की वैल्यू है. इसको यहाँ से आप नोट करो, n है. सो हेयर n इज द नंबर ऑफ फ्रिंज आफ्टर सेंट्रल. आफ्टर सेंट्रल के बाद जो भी बनेगी, ओके, दैट इज द नंबर ऑफ n. सो n इज 1 2 3 4 अप टू. सो हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, मान लीजिए कोई 5वीं ब्राइट फ्रिंज की हाइट पूछ ले, किस डिस्टेंस पे है वो. सो हाइट ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज दैट विल बी n लैम्डा d डिवाइडेड बाई d. ये कैसे आया, देखिए इधर से देखिए. सो लैम्डा किसके लिए, फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल के लिए, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच डी बाई डी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा. तो एच निकालना है, एच निकालना है तो लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी. समझ गए ना. फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल के लिए कैसे हो जाएगा, देखिए एच डी डिवाइडेड बाई डी. फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल के लिए एच डी बाई डी, ये पार्ट डिफरेंस होता है, अभी देखा हमने, ये है S2P माइनस S1P, ये है. एंड फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल के लिए लैम्डा है, इसलिए H फॉर फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल 1 के लिए लैम्डा D डिवाइडेड बाई D, यही होगा. अगर सेकेंड आफ्टर सेंट्रल तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा. सो H2 यानी कि सेकेंड आफ्टर सेंट्रल, दिस विल बी हेयर 2 लैम्डा into D divided by D. So in general, for nth fringe after central, this will be n lambda D divided by D. Okay, और यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, n lambda D divided by D. Okay, so if n is 1 means first after central, n is 2 means second after central, and so on. So smaller is D, larger is H, greater is lambda, more will be height. This means red fringe will have more height as compared to all other colors. Yeah, of course. And more is D, more will be H. इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो लाइट का सोर्स यूज़ किया गया है, ये किसी भी कलर की लाइट का सोर्स हो सकता है. ये येलो कलर का भी हो सकता है, रेड का हो सकता है, वॉयलेट का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है. या फिर ये सनलाइट का सोर्स हो सकता है, मतलब कि वाइट लाइट, जिसको वाइट लाइट बोलते हैं बाय एनी रीजन, जो भी है, तो उसका सोर्स हो सकता है. हर केस में क्या डिफरेंस आएगा. सो पहले बात करते हैं रेड कलर की. अगर रेड कलर का देखें तो लैम्डा उसका सबसे ज़्यादा होता है, और लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी हाइट और फ्रिंज विड्थ, इवन फ्रिंज विड्थ अभी हम देखेंगे आगे, वो ज़्यादा होगी. तो स्क्रीन पर नंबर ऑफ रेड फ्रिंजेस वो कुछ संख्या में बनेंगी. बट इन केस ऑफ वॉयलेट, क्योंकि लैम्डा वॉयलेट का कम होता है, वॉयलेट का लैम्डा कम होता है, तो उनकी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, उनकी हाइट भी कम होगी, तो वो ज़्यादा फ्रिंजेस बन पाएंगी. समझ गए. साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे यदि हम तो ये जो हाइट है ना, ये अभी आपने फॉर्मूला देखा कि ये हाइट देखिए लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द लैम्डा. यहाँ पे यदि हम ऐसा लाइट का सोर्स लेते हैं जो कि बहुत सारी लाइट, अलग अलग कलर की लाइट का मिक्सचर है, जैसे कि सनलाइट है, तो यहाँ पे जब ऐसे इधर जाएंगे और ये जो फ्रिंजेस बनेंगी, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड करता है हाइट, तो हर एक कलर के लिए लैम्डा अलग अलग है, तो सबकी अलग अलग हाइट बनेगी. तो यहाँ पे मल्टी कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी, और यहाँ पर कोई ऐसा गैप नहीं होगा जहाँ पे लाइट बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट है, डार्क फ्रिंज मतलब बनेगी, किसी अलग कलर की बन जाएगी, ऐसा होगा. बट अगर हम डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और मतलब बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह करना चाहते हैं, तो किसी एक कलर से हमें इसको एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए, या तो ग्रीन कलर से, या येलो से, या रेड से, पूरे मतलब किसी एक कलर से करेंगे. अगर एक कलर से करेंगे तो क्योंकि लैम्डा एक ही रहेगा ना एक कलर के लिए, तो फिर यहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व कर पाएंगे. आई होप आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे.
Okay, now more is d more. Okay, हो गया. If P is dark point then h d by d. हाँ, अगर ये डार्क पॉइंट है तो ये पार्ट डिफरेंस ही होता है ना, तो ये क्या होगा लैम्डा बाई 2 पहली डार्क फ्रिंज के लिए और उनके लिए. सो उसके लिए जनरल फार्मूला हो जाएगा एच nth डार्क फ्रिंज 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d. ये हो जाएगा जनरल फार्मूला. ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा. ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी. अब विड्थ की अगर बात करें, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट्स वी कैन आल्सो कैलकुलेट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. सो डब्ल्यू बी एच nth डार्क फ्रिंज माइनस दिस, क्योंकि nth माइनस, क्योंकि मैंने कहा ना लगातार दो आने वाली, तो ये लगातार दो आने वाली डार्क फ्रिंजेस है और इन दोनों के बीच का हाइट का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की हाइट का डिस्टेंस ही क्या है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज है. मैं आपको समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. जैसे कि ये मान लीजिए ये डार्क फ्रिंज है और इसके ऊपर एक और डार्क फ्रिंज है और ये फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल, इसकी विड्थ निकालनी है हमें. तो ये अगर nth है, सॉरी ये अगर nth है तो ये n-1 है ना, मतलब अगर ये सेकंड है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो ये क्या है 2-1, ये फर्स्ट है. तो इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस, यहाँ से ये हाइट माइनस ये हाइट कर देंगे तो ये बचेगी, ये दिस हाइट माइनस दिस हाइट, तो ये बचेगी ना. यही क्या है ब्राइट फ्रिंज की वो है, विड्थ है. ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है. ओके, सो डब्ल्यू बी एच nth डार्क फ्रिंज ये वाली और ये वाली. तो ये क्या है, इसकी जो हाइट है, इसका फॉर्मूला ये और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा. ये अभी हमने पीछे किया था. तो विड्थ, इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करके दिखा रखा है, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर. तो आएगा सोल्व करने के बाद लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ध्यान रखना लैम्डा डी बाई डी. अभी देखिए इसी तरह से विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ. फॉर्मूला को पुट करेंगे और आप पाएंगे कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज ऑल्सो लैम्डा डी बाई डी. इसका मतलब हुआ कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज. विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज भी निकाल सकते हैं, वो भी आएगा ये. तो इसका मतलब है तीनों ही सेम होती है. विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सी बी. सेंट्रल फ्रिंज लिख रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ ऑलवेज अ ब्राइट फ्रिंज. ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में ब्राइट ही होगी, डार्क भी हो सकती है. मान लीजिए फेस डिफरेंस पाई का है या स्टार्टिंग में ही, या फिर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, तो उस केस में वो सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो डार्क होगी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेंट्रल फ्रिंज. ओके, अब देखिए ब्राइटनेस. अभी थोड़ा ग्राफ देखते हैं. क्वेश्चन 1, तो इनका ब्राइटनेस का और ये है ना, ये ग्राफ इस तरह से जाएगा. ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, अल्टीमेटली पीक पे पहुंच जाएगी ब्राइट फ्रिंज के बाद, फिर ये डार्क पे ऐसे ही. और इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जो भी ब्राइट फ्रिंज है सबकी इंटेंसिटी सेम है. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई बीच वाली जो फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और साइड वालों की कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है. Here, okay, h is lambda d by 2d. ओके, तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी कुछ नहीं होता. ओके, विड्थ ऑफ रेड फ्रिंज विल बी मोर. ठीक है, वही बेसिक चीज़ें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कुछ. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंज, सॉरी डिस्टेंस डी, कैपिटल डी, वो अगर बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगी, और डी यदि बढ़ेगा, यानी कि S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो यदि बढ़ेगा तो विड्थ कम होगी. ओके, सो दैट्स इट. साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो भी फ्रिंज जो पैटर्न है उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, फ्रिंजेस नहीं बनेगी मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. बहुत अगर कम है डिस्टेंस S1 S2 के बीच में, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो भी नहीं कर पाएंगे. सो इस वीडियो में इतना ही. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप
कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर जैसे भी पॉसिबल।